80 इयर्स की लेडी थी, उनकी जो मुख्य धमनी है वो फट गया। वो 24/7 ऑन फुट रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ और डेथ की सवाल होती है। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे साथ डॉक्टर भी बैठे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लेने आए हैं। लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, अभी हाल ही की बात करें तो सेलिब्रिटी शेफाली जरीवाला जो थी, उनकी भी डेथ हुई, कार्डियक अरेस्ट कहा जा रहा है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सोल्यूशंस क्या हैं, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ द फेमस कार्डियोलॉजिस्ट गौरंगा मजुमदार सर हमारे साथ हैं। हम उनसे सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके आंसर। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नमस्कार। में। नमस्कार। सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि इतना टफ कैसे चुना, कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बनना, क्योंकि एमबीबीएस में तो जाने में फिर सोचना कि नहीं मुझे दिल के ही डॉक्टर बनना है, कैसे हुआ? नहीं, वो तो पैशन होती है। हाँ। आप जिनमें पैशन होती है और इच्छा होती है शुरू से, तो उसमें उन लोग इस लाइन में काफ़ी टफ है। डेफिनेटली लॉन्ग उसमें मेहनत करना पड़ता है, और बहुत लंबा है। एमबीबीएस करना पड़ता है, फिर आपका एमएस करना पड़ता है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन एमसीएस करनी पड़ती है। एमसीएस करने के बाद भी ये लंबा टाइम ट्रेनिंग चलते हैं, तो लगभग 15-20 साल लगते हैं कार्डियक सर्जन बनने के लिए। और ये ब्रांच बहुत ही डिमांडिंग होती है। उसमें आपको 24/7 ऑन फुट रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ और डेथ की सवाल होती है। आप 100% कमिटेड है तभी ये ब्रांच चुन सकते हैं। तो इस ब्रांच में आजकल धीरे धीरे काफ़ी कम लोग आते हैं, क्योंकि काफ़ी कम आ रहे हैं लोग आजकल, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सेक्रीफाइस ज़्यादा है, रिम्यूनरेशन कम है। प्लस सोसाइटी को इतना रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सोसाइटी को प्रमोट करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। सोसाइटी ठीक से प्रमोट नहीं करते हैं तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कार्डियक सर्जन का नंबर बहुत कम होते जा रहे हैं आजकल इंडिया में। जी। हर साल हमारे यहाँ पे लगभग 5 लाख हार्ट के ऑपरेशन होना चाहिए इंडिया में मिनिमम, लेकिन अभी मोस्टली 1 से 1.5 लाख ही हो पाते। 3 से 3.5 लाख सर्जरी नहीं हो रहा है अभी भी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर और सब कुछ की कमी है। तो उसको ध्यान देना चाहिए। हार्ट हेल्थ को बहुत ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं, अपना बहुत सारा स्कीम चला रहा है, कोशिश कर रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहा है। तो रिस्क तो हो रहा है, बट डॉक्टर मैन पावर भी चाहिए। मशीन से तो हार्ट का ऑपरेशन नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, तो जो इतने टाइम से आप कर रहे हैं और इतने सारे चैलेंजेस, ऐसे तो आपने बहुत सी सर्जरीज करी होंगी, जी। लेकिन कोई ऐसी सर्जरी जो बहुत चैलेंजिंग लगी हो, बहुत सीरियस और बहुत टेंस आपको ऐसा लगा हो आपके लिए कि हाँ दिस इज वेरी स्केरी और डेंजरस? नहीं, जो कार्डियक सर्जरी होती है उसमें बेसिकली 2 भाग में मान लीजिए। एक तो इलेक्टिव ऑपरेशंस होती है, उसमें कुछ चैलेंजेस होती है। एक तो इमरजेंसी ऑपरेशंस होती है। तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स होती है जो आपको बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन होती है। उसमें तो नंबर तो याद नहीं है, बट मोटा मोटा एक चीज़ मान लीजिए, इवन सिंपल ऑपरेशन भी आप करते हैं और पेशेंट का हृदय दोबारा शुरू नहीं होती है, तो वो सर्जन के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है। क्योंकि हार्ट को ज़्यादातर ऑपरेशन हम लोग जो करते हैं हार्ट को बंद करते हैं, मशीन चल उस टाइम हार्ट और लंग नहीं चलते पेशेंट का। किसी का मान लीजिए हृदय क्या बाल परिवर्तन करना होगा, सुराग बंद करना होगा, या पैदाइशी कोई बीमारी करेक्शन करना होंगे, तो उसके लिए हृदय को परमानेंटली बंद करना पड़ता है। हृदय उस टाइम पेशेंट का मान लीजिए डेड है, तो उसका हृदय भी नहीं चलेगा और फेफड़े भी नहीं चलेगा। जब सर्जरी हो जाएंगे फिर दोबारा उसको शुरू कराना पड़ता है। तो समटाइम्स वो हृदय आपका बात सुनती नहीं, शुरू नहीं होती है। फिर वो पीरियड डॉक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है, टेंशन होती है। ऐसे तो रूटीन होती है, बट कभी कभार हजारों एक में शुरू नहीं होती है। उसको कैसे आपको निकालना है, उसका आपका तजुर्बा, एक्सपीरियंस काम में आती है, वो सब चैलेंजिंग होती है। आजकल काफ़ी एडवांसेस टेक्नोलॉजी वगैरह भी होती है, तो वो सब चीज़ है। बट जो चैलेंजिंग केसेस कभी कभी मान लीजिए, हमने अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन किया जिनमें 80 इयर्स की लेडी थी, उनकी जो मुख्य धमनी है वो फट गया। तो अभी पुराना ज़माने में 80 इयर्स का ऑपरेशन तो कोई करता नहीं था, बोले जो होगा देखा जाएगा, जो भगवान ने दिया वो मान लो। बट आजकल ऐसे नहीं है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ है और पेशेंट का आउटकम वगैरह भी अच्छा होती है। तो हम लोगों ने इमरजेंसी में ऑपरेशन किया, मुख्य नलिया चेंज किया
और वो 84-83 ईयर्स के माताजी ठीक होकर घर गई है। तो दीज आर चैलेंजिंग थिंग्स, बट करना चाहिए। अच्छा सर, ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी होती है, तो कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को रिकवर होने में? हाँ, ये कार्डियक सर्जरी में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मेन चीज़ होती है, जब भी हम लोग हार्ट की ऑपरेशन करते हैं तो हार्ट तक पहुंचने के लिए हमें जो सामने वाला जो आपका बोन होती है, स्टर्नम बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उसको स्प्लिट करना पड़ता है। इसको दो टुकड़ा करके फिर आप अंदर जाते हो, फिर एक्सेस टू हार्ट होती है, फिर आप ऑपरेशन करते हो। ऑपरेशन के बाद उस हार्ट जो बोन है उसको दोबारा जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो एक तरह का फ्रैक्चर है ये, तो वो फ्रैक्चर हीलिंग होने में टाइम लगती है। कोई भी फ्रैक्चर हीलिंग होने में 4 to 6 वीक्स लगती है। फिर उसमें पूरा जोर आने में आपको मोटा मोटा 2 से 3 महीना लगते हैं। तो एक ओपन हार्ट सर्जरी जो हम लोग कन्वेंशनल तरीक़ा से करते हैं, छाती खुल के हड्डी काट के करते हैं, उसमें मोटा मोटा 4 to 6 वीक्स के बाद पेशेंट अगेन कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफस्टाइल। बट ओके। पूरा रूटीन एक्टिविटी करने में 3 महीने के आसपास में लग जाती है। एंड पेशेंट वांट्स टू गो टू जिम एटसेट्रा, तो बोन का एनर्जी आने में 6 महीने लगते हैं। तो ये है, तो उसको सर्कुमेंट करने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए आजकल हम लोग जो नया टेक्नोलॉजी शुरू किया उसमें बोलते हैं मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी या स्टर्नल स्पेयरिंग कार्डियक सर्जरी, जिसमें ये आप हड्डी नहीं करते हैं। ओके। आप साइड में छाती का एक साइड में जाते हैं, उसमें चीरा लगाते हैं छोटा सा, उस चीरा से दूरबीन से आप जितना मोटा मोटा सर्जरी सब कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फाइनेंशियल बर्डन भी होती है, बट इसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। तो वो हम लोग करते हैं यहाँ पे। उसके सहारा में आप बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, बाल परिवर्तन कर सकते हैं, बच्चे को सर्जरी कर सकते हैं। उसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि आपका हड्डी कटा नहीं है, थोड़ा सा होल किया, वो बाकी गॉल ब्लैडर ऑपरेशन अपेंडिक्स का बराबर है। पेशेंट 7-8 डे में अपना रूटीन एक्टिविटी जा सकते हैं, 2-3 हफ्ता में अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, और रिकवरी। उसके भी एक स्टेप जो आगे हम लोग आ रहे हैं आजकल, रोबोटिक असिस्टेड हार्ट सर्जरी कर रहे हैं हम लोग। उसमें क्या होता है, उसमें और जो चीरा आप छोटा सा उसको और छोटा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे कटना नहीं है, हार्ट लंग मशीन हम यूज़ करते नहीं बाईपास सर्जरी में, और 2-3 छोटा छोटा 1 सेंटीमीटर चीरा देके छाती का होल बना के आप पूरा बाईपास सर्जरी कर सकते हो। तो आजकल हम लोग इंडिया में शुरू हुआ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी वगैरह हो रहे हैं। लखनऊ में है सर? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं हम लोग, हम रोज होती है हमारे यहाँ पे। अच्छा। बाकी सब तो होती है, हार्ट का भी हम लोगों ने शुरू किया मेदांता में, बाकी बाकी जगह में भी होती है। तो दीज आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स फॉर कार्डियक सर्जरी। तो ये हो सकते हैं, तो फिर रिकवरी बहुत फास्ट होती है पेशेंट का। सर सर्जरी की बात हो रही थी, एक बाईपास सर्जरी होती है, एक एंजियोप्लास्टी, जी राइट? जी। इन दोनों में क्या फर्क होता नहीं, ये है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये कार्डियोलॉजिस्ट जो होती है, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिटी जो मेडिसिन तरफ का होती है। ओके। और जो कार्डियक सर्जन होती है वो शल्य चिकित्सा सर्जरी करते हैं। आप लोग कार्डियक सर्जन को भी कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट डिफरेंट है, मतलब कार्डियक साइंसेस है जो हार्ट की साइंस से रिलेटेड करते हैं। उसमें 2 ब्रांच होते हैं, एक मेडिसिन का डॉक्टर्स होती है, एक सर्जिकल डॉक्टर्स होती है। तो मेडिसिन का डॉक्टर जो हार्ट को ट्रीट करते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उनमें भी 2 तरह का होती है, जो एक ग्रुप होती है जो खून के नाली ब्लॉकेज को प्लास्टिक करते हैं, वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। एक होती है सिर्फ दवा देके करते हैं, उनको बोलते हैं नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट जो है। तो कार्डियोलॉजिस्ट ऑपरेशन नहीं करते हैं, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी करते हैं। बेसिक क्वेश्चन अभी एंजियोप्लास्टी क्या होती है और बाईपास सर्जरी क्या होता है। जो मेन चीज़ जो हृदय होती है, हृदय एक पंपिंग मशीन है हमारा, ये मस्कुलर पंप है। उसको ब्लड देने के लिए हृदय में कोरोनरी आर्टरी बोलते, 3 कोरोनरी आर्टरी होती है, खून के नाली होती है। वो नाली 24 घंटा हृदय के मसल को ब्लड सप्लाई करते हैं, उससे हृदय अपना पंपिंग करते रहते हैं। अभी उस किसी भी आर्टरी में ब्लॉकेज आती है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज, 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज आते हैं, तो आदमी को तकलीफ होगा जब आदमी काम करेंगे, क्योंकि भाई हार्ट काम करते रहते हैं, उनको पूरा ब्लड चाहिए। अभी जब ज़्यादा काम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ना चाहिए, वो सप्लाई बढ़ते नहीं है तो एंजाइना होती है, उसको एंजाइना बोलते हैं। कभी कभी एंजाइना इतना ज़्यादा होती है, या जो क्लॉट है वो रप्चर करके नाली को 100% बंद कर देते हैं, तो मांसपेशियाँ जो हृदय की है उसका डैमेज हो जाती है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। कार्डियक मसल का जो डैमेज होती है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई,
तो उस डैमेज को हार्ट अटैक बोलते हैं। क्यों हुआ? खून के नाली में ब्लॉकेज की वजह से। वो कहते हैं कि खून मोटा हो रहा है, थिक हो रहा है, नहीं, ये वो सब तो होता है। नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं थी, ब्लड को पतला करना पड़ता है, हाँ वही। ब्लड थिनर देते हैं। हाँ। खून के मोटा के लिए नहीं है, जो खून की नाली है उसमें लीजन आती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल प्लेग बनते ओके। हैं, उसमें कचरा जम के उसको नाली को ब्लॉक करते हैं। जैसे आपका किचन का प्लग बंद हो गया, ऐसे ही खून की नाली हमारे हृदय में थी, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया मान लीजिए, तो खून की प्रभाव वो मसल को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो भूखा रहेगा तो चिल्लाएगा, तो दर्द होती है आदमी को। जैसे जितना मेहनत करेंगे इतना ज़्यादा ब्लड चाहिए, मिलेगा नहीं, तो उसको एंजाइना बोलते हैं। अभी कभी कभी वो जो प्लेग है ऑब्स्ट्रक्शन फट गया, फटते ही वहाँ पे अपना शरीर का जो खून है वो उसको सील करने की कोशिश करेंगे, और सील करते वो 100% बंद कर देंगे मान लीजिए, तो आगे हिस्सा में कोई खून नहीं जाएगा, तो आगे मांसपेशियाँ काला हो जाएगा। आपने दबा दिया यहाँ पे, काला हो जाएगा ना, उस काला होने को हार्ट अटैक बोलते हैं। बहुत बड़ा अटैक हो गया तो हार्ट चलेगा ही नहीं, आदमी सडन डेथ हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत हिस्सा डैमेज हुआ, थोड़ा बहुत चलेगा तो पंप कमज़ोर हो जाएगा, तो उसको हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। तो अभी ये हार्ट की मसल जो है उसको स्वस्थ रहना जरूरी है, हेल्दी रहना जरूरी है। उसको हेल्दी रहने के लिए उनको ब्लड चाहिए, खाना चाहिए। खाना 3 नाली से मिलती है, ये तीनों नाली साफ रहना चाहिए, उसमें ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अब ये जो ब्लॉकेज आया इसको कैसे हम इलाज करेंगे, उस बारे में आती है एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी क्या होती है? मान लीजिए खून के नाली में ब्लॉकेज है, वो बिना ऑपरेशन करके तार डालेंगे, उस जो ब्लॉकेज है उसको पहले फुलाएंगे अंदर से, फुला के उसका अंदर छोटा सा एक पाइप डाल देंगे नाली का अंदर से, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। मतलब फुला दिया इसको, पहले बैलून से फुलाया और एक पाइप डाल दिया अंदर खून के नाली का अंदर, ठीक है, तो ये हो गया। अभी किसी किसी पेशेंट में ये नहीं हो पाता है, मान लीजिए ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, 100% है, ब्लॉकेज का जो पोजीशन है काफ़ी ऊपर है, कैल्शियम का मात्रा बहुत ज़्यादा है, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, ऐसे पेशेंट में वो स्टेंट डालना मना है या सक्सेसफुल नहीं होंगे मान लीजिए, तो ब्लड कैसे पहुंचाएंगे? फिर वो सब पेशेंट सर्जन के पास आएंगे बाईपास सर्जरी के लिए। बाईपास क्या होती है? बाईपास बाहर से होती है, खून के नाली का अंदर से नहीं है। मान लीजिए सड़क में किसी जगह में एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से अभी गाड़ी जा नहीं सकती है, सड़क डैमेज हो गया, तो साइड में एक रास्ता खुल के आगे से खोल दीजिए, वो रास्ता बाईपास हो गया। सेम खून के नाली में जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ उस हिस्सा को सर्जन कुछ नहीं करते हैं, अपना ही शरीर से खून के नाले निकालते, जो हेल्दी नाली उसको लेके उस ब्लॉकेज का आगे से लेके पीछे से जोड़ देते हैं, ऊपर से लेके नीचे, ताकि उस सेक्शन बाईपास हो गया, ताकि आगे हिस्सा में खून मिलते रहेगा। तो ये बाईपास सर्जरी होती है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी मतलब हृदय का खून की नाली को आपने बाईपास कर दिया। एंजियोप्लास्टी मतलब अंदर से उसको डायल करके, तो दोनों में बेसिक एंजियोप्लास्टी जो होती है वो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, वो मिनिमली इन्वेजिव होती है, उसको परक्यूटेनियस बोलते हैं, उसमें छाती खोलना नहीं पड़ते आपको, और वो उसका भी अपना मतलब सबका डिफरेंस होती है, आउटकम क्या है। जो एक्यूट हार्ट अटैक करके आती है उनमें एंजियोप्लास्टी 100% करना चाहिए, कि उसमें सर्जरी रिस्क रहते हैं। जो पेशेंट में तीनों नाली में ब्लॉकेज है, डायबिटीज़ है, हार्ट की पंपिंग कम है, या बाल में लीकेज वगैरह होती है, उन सारे पेशेंट को बाईपास सर्जरी करना होती है। बाईपास सर्जरी इनिशियल पीरियड में थोड़ा रिस्क रहते हैं, लेकिन इनका आउटकम लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स ज़्यादा देते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, मुझे लग रहा है बहुत क्लियर हो रहा है मुझे भी। एक और बहुत ऐसी डिफरेंस वाला क्वेश्चन है जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में कह लीजिए हर कोई, एक हार्ट अटैक हो गया, एक कार्डियक अरेस्ट हो गया, इन दोनों में क्या फर्क ये अभी जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट अटैक क्या होती है? हार्ट अटैक होती है हृदय का जो 3 खून के नाली है उसमें ब्लॉकेज आया, ब्लॉकेज के वजह से हार्ट की मसल को डैमेज हो गया, हार्ट के मसल को डैमेज होने को हार्ट अटैक बोलते हैं। मतलब कार्डियक मसल डैमेज्ड ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, वो मांसपेशिया का डैमेज हुआ, इसको अभी हार्ट पंप नहीं करेंगे, है ना, तो ये है। दूसरा होती है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अचानक बंद हो गया काम करना। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बिल्कुल हार्ट का काम किया, हार्ट पंप करते हैं, पंप करके कुछ हिस्सा ब्लड को हर बीट में पूरा शरीर को देते हैं अपने खून के नली से। एक बार हार्ट पंप करेंगे सिंगल बीट तो 60 to 70 ml ब्लड हमारा पूरा शरीर में जाएंगे। एवरी मिनट में हमारा हार्ट 507 लीटर खून को पंप करते हैं, इसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट मतलब हर चीज़ का एक आउटपुट होता है ना, तो मिनट में 5 लीटर्स मान लीजिए हार्ट पंप करके देगा। अभी किसी वजह से उनका आउटपुट 0 हो गया तो कार्डियक अरेस्ट हो गया,
इसका मतलब है हार्ट मान लीजिए कोई भी रिदम प्रॉब्लम होती है, हम्म। हार्ट फिब्रिलेशन कर लिया, जी। फिब्रिलेशन करें फिर तो कुछ ब्लड जाएगा ही नहीं है, कुछ ब्लड नहीं जाएगा तो आदमी 2 मिनट में गिर जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग में एवरी मिनट खून चाहिए, नहीं जाएगा तो बेहोश हो जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट इज कार्डियक आउटपुट नहीं है, इस उसमें खून की जो नाली है, खून के नाली नॉर्मल हो सकते हैं, अटैक वाले पोर्शन नहीं है, लेकिन अच्छा। हार्ट की पंपिंग जो हाँ हाँ हाँ, कैपेसिटी वो खत्म हो गई। अभी खत्म हो वो गया। खत्म हजारों कारण से हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? अचानक पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, ब्लड प्रेशर मतलब कि हार्ट पंप नहीं कर रहे हैं, पेशेंट का रिदम गड़बड़ हो गया, कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है आदमी का, बट हार्ट बंद हो गया, तो ये सब हार्ट अटैक नहीं है, ये हार्ट अरेस्ट, अरेस्ट मतलब मतलब बंद हो वो गया। बंद हो गया। क्योंकि हार्ट की चलने के लिए अपना पेसमेकर होती है हमारा, वो पेसमेकर हर मिनट में 60 से 70 बार सिग्नल देते हैं, हार्ट पंप करो, रिदम में चलते हैं। हार्ट रिदम खत्म हो गया, उसको फिब्रिलेशन बोलते हैं, फिब्रिलेशन मतलब हार्ट फिब्रिलेट करे, जब फिब्रिलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है, तो जो पंप नहीं होती है, कुछ नहीं जाएगा ऊपर, तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उस टाइम क्या करना चाहिए? डिफिब करना चाहिए। और देखिए आजकल एडवांस कंट्री में हर जगह में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म डिफिब्रिलेटर होती है, जैसे ऐसे लगते हैं आदमी को सीपीआर, सबसे पहले सीपीआर CPR, करें, हाँ। मशीन ना हो तो सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। वो क्या होती है? पेशेंट लेटा है, अब तुरंत जाके अपना हाथ लगा के छाती में जहाँ पे हार्ट होती है उसको नीचे कॉम्प्रेशन देना है, जोर जोर से ओके। कॉम्प्रेशन देंगे। जैसे कंप्रेशन देंगे आप, मिनट में 60 से 70 बार जितना हार्ट रेट होती है इतना कंप्रेशन देना है। तो कंप्रेशन देकर हार्ट दबेगा, हार्ट जैसे ही दबेगा वहाँ से जो खून है वो उछाल के ब्रेन में जाएगा, तो आदमी जिंदा, ब्रेन को हमें ठीक रखना है, तो उसको सीपीआर बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। 5 बार दबाना है, एक बार मुंह से ब्रीदिंग देना है, सांस देना है, माउथ टू माउथ, तो उसमें हमारा ऑक्सीजन पेशेंट में जाएगा और हम दबा के ब्लड को, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होगा तो जिंदा रहेंगे। तो सीपीआर करते करते हम एडवांस कर किसी को बुलाएंगे, आ जाए, वो आके देखेंगे, ईसीजी करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, किस लिए शुरू नहीं है। कभी कभी अचानक हार्ट स्टैंड हो जाती है, सीपीआर करने से दोबारा शुरू हो जाती है, तो रिसेट हो गया। कभी कभी हमें शॉक देना पड़ता है, तो शॉक मशीन हमारा हर जगह में तो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हॉस्पिटल में होती है, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, हर जगह में होती है, पता होना चाहिए। वो आग लगे शक कर दीजिए, तो दोबारा रिदम ठीक हो गया तो चल पड़ेगा। तो सीपीआर सबको आना चाहिए, आम आदमी को, स्कूल के बच्चे को, पॉपुलेशन को, सबको सीपीआर आना चाहिए। जो सीपीआर होती है, सीपीआर करके आप कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को बचा सकते हैं। जो हार्ट अटैक पेशेंट है उनको सीपीआर की जरूरत नहीं है। हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं है उसका हार्ट बंद हो गया, उसका हार्ट पेन होगा, ये होगा, तकलीफ होगा, उसको हॉस्पिटल में ले जाइए, दवा खिलाइए, और इसके बाद एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी की एडवाइस की। तो ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट में जैसे शेफाली की बात करें, उनका खून की नाली सब हो सकता है नॉर्मल हो, उनमें कोई जरूरी नहीं है नाली उसमें ब्लॉकेज हो, तो वो एक तरह का डिफरेंट चीज़ है। इवन पेशेंट का खून की नाली में ब्लॉकेज होने के बाद भी कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट काम नहीं करे। हम लोग जितना भी लोग का डेथ होगा, सबका कार्डियक अरेस्ट में डेथ होती है, हार्ट बंद होगा तभी तो डेथ होगा। अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट, हार्ट कार्डियक मतलब हार्ट बंद हो गया, हार्ट काम नहीं कर रहे, तो ये कार्डियक हार्ट अटैक की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, और कार्डियक अरेस्ट बाकी डिफरेंट वजह से भी हो सकती है। ओके। तो सर जैसे कि आपने बताया, ये तो डिफरेंस हम लोगों को आई थिंक सारे लोगों को समझ आ गया होगा। अब एक और बहुत तेजी से आपने भी देखा होगा, लोग चल रहे हैं, लोग जिम कर रहे हैं और सडन गिरे और उनकी डेथ हो गई। कोई चल रहा है रोड पे गिरा, उनकी डेथ जी हो गई। जी तो ये रीजन ये आता है कि हार्ट अटैक से हो जी गया, जी कार्डियक अरेस्ट हो गया। जी। तो ये यंगस्टर्स, मतलब एक एज चल रही है 40 to 45 वालों को ये हो रहा है, इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए ये हम लोग बोलते हैं इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ये जो हृदय की खून की नाली का ब्लॉकेज का बीमारी है। कोरोनरी आर्टरी मतलब हृदय का नाली, उसमें ब्लॉकेज को कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ये यूजुअली एडल्ट में होना चाहिए, जी। जो 60-70s में होती है, क्योंकि इसके साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल वगैरह होती है, वो डिपॉजिट होती है, फिर 60-70s में ये स्टैंडर्ड उस उम्र में होना चाहिए। बट सब कॉन्टिनेंट में, अपना जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में ये एक ट्रेंड्स दिखाया गया, जहाँ पे देखते हैं कि 40 इयर्स का नीचे काफ़ी पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रहा है आजकल। जी। तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जिनकी हृदय की नाली में ब्लॉकेज 40 साल के नीचे होती है, उसको प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। अभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्यों होती है उसका एग्जैक्ट कारण किसी को पता नहीं होती है, बट मोटा मोटा रिस्क फैक्टर क्या है जो एडल्ट में हो रहा है। रिस्क फैक्टर मतलब इसमें
इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें 4 पिलर्स होती है। डायबिटीज मेलाइटस जो मधुमेह लोग बोलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, फिर कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होना है, और ये आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और लिपिड वगैरह, डिसलिपिडीमिया, ये तीनों चीज़ मिला के, चारों चीज़ मिला के एक रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं पेशेंट का, ओबिसिटी, मोटापा। तो ये 4 पिलर होती है, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़। ये सारा चीज़ के साथ साथ में एक होती है कंपोनेंट जेनेटिक। मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री है आपका पेरेंट्स में, तो उनमें प्रोपेंसिटी होती है ज़्यादा इस बीमारी हुआ। इसके बाद में आती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स खान पान जान जो हम लोग करते हैं, और लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल क्या है। आप रोज़ बचपन से बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उसके लिए उसका प्रॉब्लम हो रहा है, पता रहे। तो ये स्टडी में दिखाया गया, जिनका प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, वो बच्चा जो 2 साल का होती है या 2.5 साल का होती है, उसमें आप खून के नाली में जांच करेंगे, तब से उनका लिपिड जमना शुरू हो जाती है। वो जब तक बच्चा छोटा था, तो वो सब आजकल रिसर्च चल रहा है, तो ये बहुत पहले से शुरू होती है। वो जाके भी 30-40s में खून के नाली में 70-80% ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी है तो अलार्मिंग चीज़ है। उसको कैसे रोका जाए उसके बारे, हाँ, ये जो रिस्क फैक्टर्स है, ये एडल्ट के लिए तो ठीक है, बट यंग में क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, उसके लिए रिसर्च चल रहा है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो दिखाई दे रहा है, मोस्ट प्रोबेबली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल के ऊपर इसमें ध्यान दे रहे हैं आजकल। लाइफस्टाइल इन द सेंस जीवन शैली हमारा काफ़ी चेंज हो गई। एक तो खान पीन में प्रॉब्लम है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं हम लोग, एक्सरसाइज कम करते हैं, और दूसरा ये है एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो खाते हैं वो प्योर होती नहीं है, जो पीते हैं वो ठीक नहीं होती है, जो सांस लेते हैं वो प्योर नहीं है, हवा में भी पोल्यूशन होती है। तो ये सब कॉकटेल है। तो ये सब के चक्कर में आपका हृदय में खून के नाली में ब्लॉकेज का इंसिडेंस बढ़ रहा है। एक रिसेंट परसेप्शन ये है, कोविड के बाद ये बढ़ गया। जी, यही मैं तो क्वेश्चन करने उसमें वाली थी। ऐसे साइंटिफिकली जितना भी स्टडी करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ प्रूवन तो नहीं है, वैक्सीन रिलेटेड ऐसे कुछ होती है। बट पोस्ट कोविड पेशेंट में जो बैक्टीरिया या वायरस जो इसका शरीर में रिएक्शन करते हैं, तो उसमें प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी, मतलब थ्रोम्बोसिस का इंसिडेंस बढ़ते दिखाया गया। तो ऐसे पेशेंट में हो सकते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, खून के नाली में ब्लॉकेज का जरूरत नहीं है, नॉलेज खून के नाली में थक्का जम सकते हैं बिना ब्लॉकेज में। ब्लॉकेज हो कोलेस्ट्रॉल प्लेक, वो स्टोन है, उसके बावजूद मान लीजिए सडन एकदम हेल्दी पेशेंट है, खून के नाली में ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन खून की थक्का जम के नाली को 100% बंद कर दे, तो वो अटैक हो जाएगा। तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का इंसिडेंस थोड़ा सा बड़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो पोस्ट कोविड स्टेटस में, इसमें खून की गाढ़ा होने का जो बताया आपने, प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी, वो थ्रोम्बोसिस होने का टेंडेंसी बड़ा है शायद। तो कोविड पेशेंट में देखा जिनमें कोविड हुआ है, बट दिस इज नथिंग टू डू विद वैक्सीन। वैक्सीन से ऐसे कुछ प्रूव हुआ नहीं है डेफिनेटली। दूसरी चीज़ है अवेयरनेस बड़ा है। अभी थोड़ा बहुत तकलीफ होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दिखाते, चेकअप कराते हो, तो आपको पता चलता है भाई खून की नाली में ब्लॉकेज है। तो अवेयरनेस बढ़ने से डायग्नोसिस बढ़ेगा, आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। पहला अब पता ही नहीं चलता, तो पता चलता हार्ट अटैक में मरा, क्या मरा होगा, तो सडन डेथ होती है लोग। तो अभी क्योंकि अवेयरनेस बढ़े, सब डॉक्टर के पास अप्रोच करते हैं और डायग्नोसिस होती है, फिर पता चलता है भाई हार्ट अटैक से मारा गया। तो पहला भी हुआ होंगे हार्ट अटैक, बट इतना नहीं था। अभी लोग सोशल मीडिया भी नहीं था उस इतना सोशल मीडिया भी नहीं था अभी, बट आपने मैसेज किया, सबको दुनिया को पता लग गया हार्ट अटैक हुआ, तो उस टाइम पता भी नहीं चलता। प्लस पॉपुलेशन भी तो काफ़ी है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इतनी क्लियरली मुझे पता चला, मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को पता। सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, या जो भी बहुत फिट रहने के लिए हम क्या करें अपने हेल्दी? नहीं, हम तो चाहेंगे 2 चीज़ है। एक तो पब्लिक की मतलब जो है उनके लिए जो है ध्यान पान रखने के लिए। दूसरे अभी डॉक्टर्स डे है, इस बार डॉक्टर्स डे का जो थीम ये था, बिहाइंड द मास्क केयरिंग फॉर केयर गिवर्स। आपको ये जो आपने बताया इस लाइन में क्यों है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, पर्टिकुलरली सर्जन्स लाइफ जो होती है,
प्लस कार्डियक सर्जरी के भी एक पिनाकल्स टाइप का है। इसमें प्रिसिशन, टाइमिंग, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू डील विद डेथ एंड लाइफ एवरी डे। जो पेशेंट ठीक हो गया जाए तो वो तो ठीक है, बट जो लॉस होती है वो पेन टू द पेशेंट्स के रिलेटिव भी होती है और डॉक्टर को भी होती है। वो इस काफ़ी हाई वोल्टेज वाला ब्रांच होती है इसमें। तो इसमें केयरिंग फॉर केयर गिवर्स होती है, केयर गिवर्स को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। ये दिखाया गया एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है इंडिया में एटलीस्ट 10 ईयर्स कम होती है डॉक्टर्स का इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन का। तो स्ट्रेस लेवल्स ज़बरदस्त है, ये कोई देखते नहीं है क्योंकि आप भाई पेशेंट तो रो रहा है, डॉक्टर कहाँ रोएगा, तो उनको तो दिन रात ये सब झेलना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल काफ़ी पुअर होती है। एक तो उन डॉक्टर्स का स्लीपलेस नाइट्स होती है, डाइट ठीक नहीं होती है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होती है। जब स्ट्रेस को निगोशिएट करने के लिए लोग कुछ ना कुछ फिर स्मोकिंग फोकिंग शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो सब चीज़ें उसका एक टोल होती है। सो एटलीस्ट डॉक्टर्स लिव 10 ईयर्स लेस देन नॉर्मल पीपल। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। डॉक्टर्स को भी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए अपना तरीका निकलना चाहिए। सोसाइटी को भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हर चीज़ डॉक्टर के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। पेशेंट खराब हो गया तो आपने मार दिया, ये सब चीज़ काफ़ी होती है, नहीं होना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड नोबडी वांट्स टू किल देयर पेशेंट्स। तो ये सब चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर्स के लिए ये प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो। इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ यू कैन गिव योर मैक्सिमम टू द सोसाइटी। एक तो ये हो गया। दूसरा, कॉमन पीपल के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन हमें इवन आई थिंक स्टार्ट्स फ्रॉम होम ओनली। जब से हम लोग पैदा हुआ तभी घर में पेरेंट्स को, बच्चे लोग को एक पॉजिटिव कल्चर में लग के एक पॉजिटिव क्वालिटीज़ डिसिप्लिन इनकलकुलेट करना चाहिए कैरेक्टर में, रिगार्डिंग गुड फूड हैबिट, रिगार्डिंग एक्सरसाइज एंड ये सब करेंगे और डिसिप्लिन में चलेंगे तो ये सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे कम होगा। बिकॉज डिसिप्लिन से मान लीजिए हम बीमार भी होते, मान लीजिए हम डायबिटिक है तो हम इनडिसिप्लिन है तो हम खान पीन में ध्यान नहीं देंगे, हम दवा ठीक टाइम से नहीं लेंगे, तो ये सारी परेशानियाँ होगा। जंक फूड खाएंगे तो डायबिटीज़ भी बहुत, डायबिटीज़ जस्ट लाइक ए एपिडेमिक, एवरी 8th इंडियन इज डायबिटिक। सो इट इज़ ए जस्ट एपिसेंटर ऑफ डायबिटीज़, वर्ल्ड के एपिसेंटर है। डायबिटीज़ ए वेरी डेंजरस, इट इज़ गोइंग स्लो पॉइजनिंग। डायबिटीज़ ऐसे कोई बीमारी नहीं कर सकते दो दुनिया। डायबिटीज़ आपको हार्ट की बीमारी कराएगा, आपका किडनी को बीमारी कराएंगे, आपका पैर के नाली को खराब करेंगे, आपका आँख खराब करेंगे, आपका स्ट्रोक कराएंगे। तो इट कैन डू एनीथिंग बिकॉज शरीर में जितना भी खून के नाली है सबको नैरो करते हैं डायबिटीज़। सो डायबिटिक, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेल्यूर, गैंग्रीन, ब्लाइंडनेस, इट कैन डू एनीथिंग। सो उसको ध्यान देना जरूरी है। तो ध्यान कैसे देंगे? हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें इंडोर से ज़्यादा अभी आउटडोर में जाना जरूरत है। बच्चे लोग को सिखाना भाई खेल कूद करो, जंक फूड कम खाओ, घर में जो खाना बने वो खाओ, एक्सरसाइज करो और एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। ताकि ये जो रिस्क पैरामीटर्स हमारा, देखिए कुछ चीज़ तो जेनेटिक होती है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट जो चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल कम नहीं पीना चाहिए, या पीने तो कंट्रोल में पिए, स्मोकिंग तो बिल्कुल ज़ीरो। ये सारी चीज़ डिजीज़ को बढ़ाती है। जो भी रिस्क फैक्टर हमारा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिपिड, ओबेसिटी, ये सारे चीज़ के ऊपर आप खान पीन में ध्यान नहीं देते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो फिर डिजीज़ आपको बढ़ेगा। तो एक कौन सा पेशेंट अच्छा होते हैं? एक फिट पेशेंट। बीमारी होना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बीमारी को हम लोग टैकल क्या करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। आप फिट है, एक्सरसाइज करते हैं, मोटापा नहीं है, तो आपका कोई भी प्रोसीजर करें उसका आउटकम भी अच्छा होता है। अभी एक मान लीजिए मॉर्बिड ओबेसिटी है, 100 किलो का वजन है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, वो आपको हम ऑपरेशन करेंगे। और एक बंदा 65 किलो का है, एकदम फिट है और खान पीन में ध्यान है, उनका ऑपरेशन करेंगे। जो फिट है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रिकवरी करने के लिए भी शरीर की फिटनेस चाहिए। इसलिए बीमारी से डरना नहीं है, खुद को फिट रखना है। खुद फिट रखेंगे और टाइम में हमें मेडिकल चेकअप भी कराना चाहिए। वंस वी आर 40+ तो एटलीस्ट साल में एक बार सारी जांच करा लेना चाहिए। एवरी 5 ईयरली हार्ट की जांच करा लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि बीमारी खुद को एक्सप्रेस करने के पहले हम ही बीमारी को पकड़ के उसका इलाज कर दें, ताकि हार्ट अटैक होने के पहले आपको पता है हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो सोसाइटी को पता होना चाहिए। तो फिर काफ़ी परेशानी कम हो जाएगा।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने you. हमें इतना टाइम दिया और हमें बहुत आराम से बहुत एलाबोरेट करके आपने समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने बताई बहुत सारी बातें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।